Hello students. In the previous video, we have discussed about the work, definition of work, formula of work, unit of work, and more important, nature of work when it will be positive, negative, and zero. Now today we are going to discuss about how to calculate the work. वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, वर्क की जो कैलकुलेशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो फोर्स है उसका नेचर क्या है। फोर्स दो तरह के होते हैं, फोर्स कांस्टेंट होता है और एक फोर्स वेरिएबल होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि किस तरह से जो फोर्स है वो कांस्टेंट कब होगी या वेरिएबल कब होगी। तो लेट्स सी कांस्टेंट फोर्स का वर्क एंड वेरिएबल फोर्स का वर्क, लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ वर्क कैसे किया जाता है? तो समझ लीजिए, द नेचर ऑफ वर्क depend on the nature of force। फोर्स का नेचर कैसा है वैसा ही वर्क का कैलकुलेशन होगा। तो देख लीजिए, इसको हम ऐसे नेचर नहीं लिखेंगे, द कैलकुलेशन ऑफ वर्क लिखेंगे, ठीक है ना। द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फोर्स, कि भाई फोर्स वर्क का जो कैलकुलेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है, हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले नंबर वन, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg। जो mg है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। हमारा वेट कभी चेंज नहीं होता, हमारी चाहे पोजीशन कुछ भी हो लेकिन हमारा वेट कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, एग्जाम्पल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इन दिस केस वी यूज फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इन दैट केस वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। इस तरह से भी दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी या वर्क इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, दोनों ही बात सही है। डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही? चलिए इसके बाद सेकंड, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। अब आप कहेंगे कि सर वेरिएबल फोर्स कैसा होता है, तो हम आपको बता देते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है तो जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन जो है वो एक वेरिएबल फोर्स है, वो चेंज होता है, मिनिमम से मैक्सिमम भी जाता है और मैक्सिमम से मिनिमम भी। जब रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है और वो चलना शुरू करती है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, और चलती हुई मूविंग बॉडी अगर रेस्ट पे आना चाहती है तो फ्रिक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। रेस्ट की बॉडी अगर मोशन में आती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है, और मूविंग बॉडी अगर रेस्ट में आती है तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता चला जाता है। यानी
ड्यूरिंग द मोशन फ्रिक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो फ्रिक्शन एक तरह का क्या हुआ, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि कोई भी मोशन जब भी होगा उसमें फ्रिक्शन तो होना ही होना है। क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन भी एक क्या है, वेरिएबल फोर्स। दूसरा एक और हम अगर एग्जांपल लें तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब आप कहेंगे सर ये स्प्रिंग फोर्स क्या है, तो देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है ये, और हम इस स्प्रिंग को अगर खींचते हैं, ठीक है, अगर हम इस स्प्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाता है। व्हेन अ स्प्रिंग, इसके बारे में स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ये देखिए, अगर एक स्प्रिंग को खींचा जाए या स्प्रिंग को दबाया जाए तो एक फोर्स लगता है। आप खुद इमेजिनेट कीजिए, आप किसी स्प्रिंग को खींचिए और खींचते जाइए तो आपको पता चलेगा आपके हाथों पर जो फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं, दबाते जाइए तो आपके हाथों पर भी फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा और आप उसको छोड़ देंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो यानी स्प्रिंग के अंदर भी क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है उसको स्ट्रेच करते वक्त और कंप्रेस करते वक्त, ठीक है। और ये चीज हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, स्प्रिंग के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक बात बस याद रखिए कि जो फ्रिक्शन है और स्प्रिंग फोर्स है दे आर वेरिएबल। तब बात आती है कि अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है तो उस केस में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इन दिस केस वी यूज इंटीग्रल मेथड, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल मेथड कर सकते हैं। नंबर 1 हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल मेथड यूज करेंगे। जैसे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल फोर्स इनटू, ये देखिए हम इस टर्म का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप वर्क कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रल मेथड, ये समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा we use number 1 integral method। इंटीग्रल मेथड यानी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी, इंटीग्रल कर देंगे जब भी फोर्स क्या होगा, वेरिएबल। और दूसरा होता है ग्राफ मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा प्यारे बच्चों, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देख लीजिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 2 ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेके एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी एक ग्राफ बनाया हमने और इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं। वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। तो ये जो एरिया है, ये एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे बच्चों जब भी फोर्स वेरिएबल होगा, व्हेनेवर द फोर्स इज वेरिएबल, तो उस वक्त हम दो मेथड यूज करते हैं। या तो हम यूज करेंगे इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी। और दूसरा हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, ग्राफ का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द एरिया ऑफ ग्राफ
एरिया ऑफ ग्राफ between force and displacement represent the work। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने सीखा कैलकुलेशन ऑफ वर्क, तीन बातें। नंबर एक, अगर हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल फोर्स के मैंने एग्जांपल बताए, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, और भी कई सारे हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। लेकिन मेन बात जो आपको सीखनी है कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप वर्क को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन में आपको देगा, वो क्वेश्चन में आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें इंटीग्रल करना है या ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, okay dear students, now we have our NCERT solved example 5.6 जो कि बेस्ड है कंसेप्ट पर कि जब फोर्स वेरिएबल होता है तो आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ये उसी का एक एग्जांपल है। A woman pushed a truck on a railway platform which has a rough surface। एक वुमन है, वो एक ट्रंक यानी उसका एक बॉक्स है, उसको ड्रैग कर रही है, खींच रही है, और जो सरफेस है रेलवे प्लेटफॉर्म का वो क्या है, रफ है। She apply a force of 100 न्यूटन over a distance of 10 मीटर। शुरू में तो वो उसको 100 न्यूटन से खींचती है, कब तक, 10 मीटर तक, ये डिस्टेंस 0। और जब तक डिस्टेंस कितनी कवर होती है, 100, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करती है, जब तक डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर तक वो कितना फोर्स अप्लाई करती है, 100। लेकिन thereafter she get progressively tired and her applied force reduce linearly with distance to 50 न्यूटन। उसके बाद वो 10 मीटर खींचने के बाद थक जाती है और अगले 10 मीटर तक वो कैसे खींचती है, उसका अप्लाइड फोर्स कम होता जाता है, 100 से फोर्स कहां तक आ जाता है, 50 न्यूटन तक। तो शुरू में 10 मीटर वो ड्रैग करती है 100 न्यूटन से, और बाद के 10 मीटर वो ड्रैग करती है कितने, ड्रैग करते करते उसका फोर्स कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। The total distance through which the trunk has been moved is 20। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करी है उस लेडी ने उस ट्रंक को खींचते वक्त वो है 20। Plot the force applied by woman and the frictional force। हमें ये ग्राफ दिया है या हमसे पूछा गया है कि ग्राफ बनाइए किन दो फोर्सेस के लिए, एक तो वो फोर्स जो वुमन ने अप्लाइड करी और दूसरा जो ट्रंक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगा, ओके, विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शन हमें कितना दिया है, 50 न्यूटन। तो कैलकुलेट द वर्क बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो दोनों फोर्स का हमें वर्क निकालना है। कौन कौन से दो फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय वुमन एंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फोर्स वुमन ने लगाया उसका ग्राफ अपवर्ड है और जो फ्रिक्शन है उसका ग्राफ डाउनवर्ड है। तो एक बार दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। सबसे पहले वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बाय ऑफ वुमेन। लेडी ने जो फोर्स अप्लाई किया उससे कितना वर्क हुआ, तो मैंने आपको बताया कि फोर्स अगर वेरिएबल है, देखिए शुरू में फोर्स कितना था 100, अब कितना हो गया 50, यानी जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम इंटीग्रल करते हैं या फिर क्या, ग्राफ का एरिया निकाल लें। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ, अब यहाँ ये जो हमें ग्राफ है इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हम ये क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगल, और एक हम क्या ले लेते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्राफ ए बी सी
ई एफ ए। देखिए जो वुमेन ने जो फोर्स अप्लाइड किया था उसका पूरा वर्क क्या होगा, इस पूरे ग्राफ के बराबर। बात समझा भाई? ए बी सी ई एफ ए, ये पूरा ग्राफ, इसका एरिया निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को दो हिस्सों में ब्रेकअप कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी सी ई एफ डी। ये रेक्टेंगल और ये क्या ले लिया हमने, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल और ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम। तो रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम का जो वर्क का सम होगा वो पूरा टोटल वर्क हो जाएगा डन बाय लेडी फोर्स। तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलता है, साइड इनटू साइड। तो एक साइड कितनी है, ए डी। ठीक है, तो वो कितनी है, ए डी मल्टीप्लाई ये साइड कितनी है, ए बी, ओके, प्लस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है इसमें, डी सी प्लस ई एफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां हम क्या ले सकते हैं, डी एफ ले सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए ए डी कितना है 10 और ये कितना है 100। तो 10 इंटू 100 प्लस हाफ, पैरेलल साइड कौन सी है, 100 और 50, 100 प्लस 50 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। तो ये आ जाएगा आपका 1000 प्लस ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू 150 इंटू 10। तो ये आपका आ जाएगा 1000 प्लस 750 इज इक्वल टू 175 जूल। क्योंकि आप वर्क निकाल रहे हैं और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो दिस इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑफ वुमेन। ऊपर का जो ग्राफ है, ये ऊपर का जो ग्राफ है क्या करेगा, जो वुमेन ने फोर्स लगाई है उसका वर्क रिप्रेजेंट करेगा और वो कितना है 1750। ओके, चलिए अब जरा फ्रिक्शन का वर्क निकाल लेते हैं। आई थिंक दैट यू हैव डन रिटर्न। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। चलिए आगे करते हैं हम इसको, नेक्स्ट पार्ट इसका। इसके बाद हमसे पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ इसको कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शन के लिए हम ये वाला ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये क्या करेगा, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा डन बाय फ्रिक्शन। तो एरिया ऑफ ग्राफ ए एफ एच जी, ए एफ एच जी। तो ये तो सीधा एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो हम क्या ले सकते हैं, ए एफ इंटू एफ एच, एफ एच या ए जी, कुछ भी ले लीजिए, ए जी। तो ये कितना है 20 और ये कितना है -50। तो हाउ इट विल, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1000 जूल। तो डियर स्टूडेंट, हमने दोनों फोर्सेस के क्या निकाल लिए हैं, वर्क निकाल लिए हैं। लेकिन एक चीज जो इस न्यूमेरिकल में नहीं पूछी गई है वो मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। अगर आपसे नेट वर्क पूछ लिया जाए, समझ लीजिए नेट वर्क, नेट वर्क यानी
टोटल वर्क कितना हुआ। देखिए यहाँ पे दो फोर्स थे, एक तो वो फोर्स जो लेडी ने अप्लाई किया और एक फ्रिक्शन। तो जो फोर्स लेडी ने अप्लाई किया उसका वर्क अलग आया 1750 जूल, और फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो कितना आया 1000। तो अगर हम ये पूछे इस पूरे इवेंट में टोटल वर्क कितना हुआ, नेट वर्क, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऊपर वाला वर्क पॉजिटिव होता है ग्राफ का और नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव में से नेगेटिव वर्क क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो टोटल वर्क है वो केवल इतना ही हुआ है। दिस इज द टोटल वर्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई टोटल वर्क क्या हुआ है, वैसा तो न्यूमेरिकल में केवल यही पूछा गया है कि अप्लाइड फोर्स का वर्क क्या है और फ्रिक्शन का वर्क क्या है। लेकिन अगर आपसे एक चीज और ऐड कर दीजिए नेटवर्क, तो आप क्या करें, पॉजिटिव वर्क में से जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपसे नेट वर्क पूछ लिया जाए या टोटल वर्क पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वर्क में से नेगेटिव वर्क को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल। आपको ये क्लियर करने के लिए कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम बाय इंटीग्रल मेथड कैसे वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, वी हैव द गिवन सिचुएशन, a particle move along the x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 2 under the action of force F is equal to 4 minus 2x plus 3x square, find the work done। तो प्यारे बच्चों, आपको फोर्स दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, वर्क, और ये पूछा है कि ये फोर्स किस लोकेशन से किस लोकेशन तक वर्क करता है। तो देखिए इंटीग्रल मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल फोर्स इंटू डी, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल फोर्स इंटू डी। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आपको लिमिट दी हुई है x में तो आप यहाँ पे x कर देंगे, अगर आपको लिमिट दी है y में तो आप यहाँ पर y कर देंगे। और क्लियर हो गई बात, या ये समझ लीजिए अगर फोर्स किस में दिया है x, देखिए यहाँ फोर्स किस में है x के टर्म में, तो आप यहाँ पर x लिख देंगे, और अगर यहाँ पर होता y तो आप यहाँ पर y करेंगे। तो ये समझ लीजिए d के साथ हमें क्या लेना है, d के साथ हम वही टर्म लेंगे कि फोर्स किस वेरिएबल में है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो फोर्स किस वेरिएबल में है, x में, तो हम यहाँ d के साथ क्या लेंगे, x लेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? और वही हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलिए, वर्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी दे रखी है x इज इक्वल टू 2, फोर्स की वैल्यू 4 minus 2x plus 3x square into dx is equal to। अब हम क्या करेंगे, देखिए पूरा एक वीडियो आपको इंटीग्रल के लिए सिखाया गया था, पूरा एक वीडियो डिफरेंशियल के लिए, पूरा एक वीडियो इंटीग्रल के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाय पार्ट्स कर देते हैं। 0 से 2 4dx माइनस 0 से 2 2x dx प्लस 0 से 2 3x स्क्वायर dx। समझ में आ गया? ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल क्या हो जाता है, बाय पार्ट्स हो जाता है, जितने भी टर्म होते हैं उतने हिस्सों में टूट जाता है। dx की तीनों के साथ क्या करी, मल्टीप्लाई, 4dx 2dx 3x स्क्वायर dx, और सभी के साथ इंटीग्रल क्या कर दिया, अलग अलग अप्लाई कर दिया। ओके चलिए, 4 क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा 0 से 2 dx, 2 क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा 0 से 2 x dx, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से 2 x स्क्वायर dx। चलिए, अब जिन बच्चों ने वो इंटीग्रल वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो उनको क्लियर होगा। चलिए, 4 इंटीग्रल dx x बन जाएगा, आपको मालूम है इंटीग्रल dy y, इंटीग्रल dq q, इंटीग्रल d और उसके बाद जो भी होता है, तो ये इंटीग्रल d को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, केवल ये बचता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस का 2 x dx, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, तो क्या हो जाता है x की पावर n का इंटीग्रल, याद दिला देता हूं, इंटीग्रल x n dx x n plus 1 over